Good morning, students. Today we are starting the chapter 4 of civics, working of institutions. Okay, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे काम करते हैं और अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के उनके बारे में पढ़ेंगे. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ सिटीजन सेंट्रिक and for its smooth functioning the power have been divided in three institutions: legislature, executive and judiciary. है ना, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या है. एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सिटीजन को सेंटर में रखा गया है और इसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए पावर्स को थ्री इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड किया गया है, दैट इज लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये जो सेपरेशन है पावर्स का, इससे हर ऑर्गन की अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है और जो सिटीज़न हैं उनके रिस्पेक्ट में उनके हक में फ़ैसले लिए जाते हैं. ठीक है, तो इसमें हमें और क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं. इसमें हमें पढ़ना है कि जो मेजर पॉलिसी डिसीज़न है वो कैसे लिए जाते हैं और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों है, ये इसमें आगे हमें पढ़ना है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो मेजर पॉलिसीज़ हैं हमारे देश में कैसे लिए जाते हैं. हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. ठीक, अ मेजर पॉलिसी डिसीजन इज़ टेकन थ्रू हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर. इट इज़ एक्चुअली अ रिटन डायरेक्शन ऑन एन इशू साइंड बाय अ गवर्नमेंट अथॉरिटी. ठीक है, जो मेजर पॉलिसी है डिसीज़न लेने की वो गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू ही ली जाती है और ये रिटन होता है और इस पर गवर्नमेंट अथॉरिटी के साइन होते हैं. यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है इसी तरीके का एक गवर्नमेंट ऑर्डर. तो ये दो तरह के होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर और ऑफिस मेमोरेंडम. जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो एग्जीक्यूटिव उसे इशू करता है जो उसको पावर दी जाती है उसके बेसिस पर, और साथ ही जो स्पेसिफिक एक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए. एक एक्ट जो जिसे गवर्नमेंट एक्ट कहा जाता है, एक बिल जब पास हो जाता है पार्लियामेंट से या फिर स्टेट लेजिस्लेटर से और इसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है या गवर्नर का एसेंट मिल जाता है, तब वो लॉ बनता है ना. ऑफिस मेमोरेंडम ये एक रिकॉर्ड होता है या फिर रिटन स्टेटमेंट होता है किसी चीज़ का, एक या फिर एक इनफॉर्मल मैसेज हो सकता है, स्पेशली जो किसी एक को भेजना है या फिर दो या दो से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं सेम कंपनी के ऑफिशियल इश्यूज़ को लेकर के एक दूसरे के बीच में जो भेजा जाता है वो ऑफिस मेमोरेंडम उनको कहा जाता है. तो इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं, डिसीज़न हैं, ये ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू लिए जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डिसीजन मेकर्स. अब डिसीजन मेकर्स कौन है जो डिसीजन लेते हैं, है ना. पहले है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जो है देश का हेड होता है और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है कंट्री की. प्राइम मिनिस्टर वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं और एक्चुअली सारे जो गवर्नमेंट के पावर्स हैं उन सबको वही एक्सरसाइज करते हैं और मोस्ट जो डिसीज़न है कैबिनेट मीटिंग के उनके द्वारा लिए जाते हैं. पार्लियामेंट थर्ड है. ये पार्लियामेंट जो है इसमें प्रेसिडेंट होता है और दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. ये जो थ्री बॉडीज़ हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट, ये गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करते हैं और कोई भी डिस्प्यूट है अगर होता है गवर्नमेंट ऑर्डर से रिलेटेड तो उसे पार्लियामेंट में उसको सॉल्व किया जाता है या फिर जुडिशियरी में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उसको सॉल्व किया जाता है. ओके, नेक्स्ट है नीड फॉर पॉलिटिकल नीड्स फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हमें ज़रूरत क्यों है ये हमको जानना है. क्या ज़रूरत है हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, है ना. ये एक सिस्टम है पॉलिटिक्स का और गवर्नमेंट का. ठीक है, ये यूजुअली इसको लॉ सिस्टम से कंपेयर किया जा सकता है, इकोनॉमिक सिस्टम या फिर कल्चरल सिस्टम से इसको कंपेयर किया जा सकता है और सोशल सिस्टम से भी इसको हम कंपेयर कर सकते हैं. इनकी ज़रूरत हमें क्यों होती है इसके लिए कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताती हूँ. टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड वेलफेयर ऑफ मासेस इज़ नॉट इग्नोर्ड. जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी ज़रूरत हमें इसलिए है ताकि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो गवर्नमेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी की
इंश्योर किया जाए और जो देश में रहने वाले लोग हैं उनके वेलफेयर को इग्नोर ना किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है टू अलाउ ऑल पार्टीज टू कीप देयर व्यूज इन रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, है ना, एंड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट सेटलमेंट इज अनबायस्ड, है ना। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ताकि वो जितने भी पार्टीज़ हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे देश में, है ना, तो ये इंस्टीट्यूशंस जो है सभी पार्टीज़ को अलाउ करती हैं कि वो सभी अपने अपने व्यूज़ इंस्टीट्यूशंस के रिस्पेक्टिव में रखें और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उनका सेटलमेंट भी अनबायस हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हो सके। ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें रूल्स और रेगुलेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना, जो कि जो है रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस के हाथों को बांध के रखते हैं, है ना। रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही ये इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं और बिना रूल्स और रेगुलेशंस जो है इन पर अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं, जिससे आर्बिट्रेरी की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडिया की और ये फाइनल अथॉरिटी होती है जहाँ पर इंडिया में लॉ बनाए जाते हैं और ये फाइनल अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करती है और पब्लिक मनी को भी कंट्रोल करती है। पार्लियामेंट की ज़रूरत हमें क्यों है? ये एक फाइनल अथॉरिटी है नए लॉज बनाने के लिए और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं कंट्री में उनको कंट्रोल करने के लिए, और इट हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का गवर्नमेंट पर टोटल कंट्रोल होता है और हर मेजर डिसीजन जो गवर्नमेंट के होते हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू ही पास किए जाते हैं, है ना। नो मैटर बाय हाउ मच मेजॉरिटी द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, पार्लियामेंट स्टिल होल्ड्स इट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन, है ना। चाहे गवर्नमेंट को कितनी भी मेजॉरिटी क्यों ना मिली हो, पार्लियामेंट फिर भी उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होती है। जो भी उनके एक्शंस होते हैं, जो भी उनके एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको होल्ड करती है, उन पर कंट्रोल करती है। अब हम पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है या हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है या लोअर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर अपर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इनको पीपल, जो देश की जनता है, वो डायरेक्टली इलेक्ट करती है और इस तरह से जो लोग हैं, देश की जनता जो है, उनके बिहाफ पर रियल पावर एक्सरसाइज करती है लोकसभा। और राज्यसभा जो है ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इसमें इन्हें पीपल डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं और कुछ स्पेशल टास्क ये परफॉर्म करते हैं। गवर्नमेंट की जो डे बाय डे फंक्शनिंग होती है, इनको परफॉर्म करने में इनका एक रोल होती, स्पेशल रोल होता है। फिर लोकसभा और राज्यसभा को क्या स्पेशल पावर्स होती हैं? लोकसभा जो है बहुत सारी पावर्स इनको दी जाती हैं बिल्स को पास करने के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो, और जो डिफरेंस है बिल में और दोनों हाउसेस, कभी कभी एक जो लोकसभा, कुछ बिल्स ऐसे हैं जिस पर केवल लोकसभा कानून बिल बना सकती है या फिर कानून बना सकती है, कुछ और दोनों हाउस मिल के कुछ बिल्स को कानून पर कानून बनाते हैं। सेशन और दोनों हाउसेस का एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है जिसे लोकसभा का स्पीकर लीड करता है और जो है, और ये इसमें डिफरेंस रहता है दोनों में, लोकसभा के व्यूज़ में और इसकी मेजॉरिटी में। ठीक है। तो ये इस तरह से स्पेशल कुछ इनको पावर्स मिली हुई हैं लोकसभा को और राज्यसभा को, जिसमें लोकसभा की पावर्स ज़्यादा होती हैं राज्यसभा की के कंपैरिजन में। ठीक है। नेक्स्ट है मनी बिल जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रेजेंट किए जाते हैं और जो राज्यसभा है उसको इससे रिगार्डिंग कम पावर्स मिलती हैं और जो मनी बिल होता है उसको केवल कंसिडरेशन के लिए ही राज्यसभा में भेजा जाता है और इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती है राज्यसभा, है ना। लोकसभा जो है वो कोई भी बाउंड को एक्सेप्ट नहीं करती है। जो भी रिकमेंडेशन अगर राज्यसभा देता भी है तो उसे बंधी हुई नहीं होती है लोकसभा,
है ना। एक बार जो मनी बिल राज्यसभा में सेंड किया जाता है तो वहाँ पर इसे केवल 14 डेज़ के लिए ही रखा जा सकता है, अदरवाइज इसे जो है कंसीडर करके और पास करना होता है। ठीक है। लोकसभा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर कंट्रोल रखती है। अगर लोकसभा के मेंबर्स की जो मेजॉरिटी है, अगर उसमें नो कॉन्फिडेंस का बिल उनके अगेंस्ट पेश हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो जितने भी काउंसिल के मिनिस्टर्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड होते हैं उन सबको क्विट करना पड़ता है ना। तो राज्यसभा को ये पावर नहीं होती है, ये पावर सिर्फ लोकसभा को ही होती है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को अगर कंपेयर करें तो उनमें से ज़्यादा पावर्स लोकसभा को मिली होती हैं। ठीक है। अब है नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, है ना। तो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, क्या है ये एग्जीक्यूटिव्स जो है गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं और डे टू डे डिसीजन यही लेते हैं और सुप्रीम पावर जो है पीपल के बिहाफ पर यही हमारे देश में होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो है दो तरह के होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है, इन्हें सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। ये जो है ऑफिस में रिमेन रहते हैं जब तक रूलिंग पार्टी चेंज ना हो जाए, है ना। वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंडर में काम करते हैं, उन्हें असिस्ट करते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है उन्हें पीपल इलेक्ट करती है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, है ना, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें चुना जाता है, तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, है ना। अब हम पढ़ेंगे व्हाई डज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज़ मोर पावर देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, है ना। हम जानते हैं कि पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावर है ना। क्यों है ऐसा? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है उन्हें लोग इलेक्ट करते हैं, देश की जनता इलेक्ट करती है ना। तो ये देश के लोगों के बिहाफ पर काम करती है, तो इसलिए उनके पास पावर्स ज़्यादा होती हैं। इसलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हैं वो देश की जनता के लिए अकाउंटेबल होते हैं और आंसरेबल होते हैं। जो भी वो डिसीज़न लेते हैं अपने हर डिसीज़न के लिए वो देश के लोगों को आंसरेबल होते हैं और अकाउंटेबल होते हैं, इसलिए इनकी पावर्स ज़्यादा होती हैं। फिर है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इनको लॉन्ग टर्म बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है और बहुत ही हाई लेवल एग्जामिनेशन के बाद इन्हें रिक्रूट किया जाता है। तो वो एजुकेटेड होते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं। जो रनिंग मिनिस्टर्स हैं उन सब के बारे में इनको अच्छी जानकारी होती है। तो जो इससे रिलेटेड जो एडवाइसेस हैं इन मिनिस्टर से रिलेटेड, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, एविएशन, इन सब मिनिस्टर्स से रिलेटेड जो भी एडवाइसेस होती हैं, चाहे वो फाइनल डिसीज़न उसको ही उन्हीं डिसीज़न से जो है मिनिस्टर फाइनल डिसीज़न लेते हैं, उन्हीं के एडवाइस पर वो फाइनल डिसीज़न लेते हैं मिनिस्टर्स, और वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मिनिस्टर्स जो हैं, जो भी ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव जैसा भी एडवाइस करते हैं उसी के बिहाफ पर वो अपने जो लॉज हैं या फिर डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हालांकि तो इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है लेकिन इनकी पावर्स उनसे कम होती हैं, है ना। इन केस नो सिंगल पार्ट गेट्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बाद हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है और एक्चुअली जो है पावर्स को एक्सरसाइज करता है ना। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्चुअल हेड होता है कंट्री का और ज़्यादा पावर्स उसी के हाथ में होती हैं। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं या फिर कोलिशन पार्टी से के जो लीडर है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, जो लोकसभा में जो है मेजॉरिटी को कमांड करता है, मेजॉरिटी को लीड करता है, उसको प्रेसिडेंट चुनते हैं। ठीक है।
इन केस अगर कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं पाती है, किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो प्रेसिडेंट जो है मेजॉरिटी सपोर्ट से एक ऐसे व्यक्ति को चुनती है, उस लीडर को चुनती है जो एक बेटर गवर्नेंस दे सकता है कंट्री को। पीएम का जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं होता है, उसका जो पावर है वो तब तक बना रह सकता है जब तक कोलिशन पार्टी या फिर जो मेजॉरिटी का लीडर जब तक रहता है तब तक। ठीक है, तो पीएम के क्या क्या पावर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या पावर्स हैं? वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को सुपरवाइज करता है। मिनिस्टर्स, अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं उनकी वर्किंग्स को कोऑर्डिनेट करता है, कैबिनेट मीटिंग्स को लीड करता है, और जो मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के उनको एलोकेट करता है। जो फाइनल डिसीज़न है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड वो फाइनल डिसीज़न प्राइम मिनिस्टर लेता है, और मिनिस्टर्स को वो डिसमिस भी कर सकता है जब भी वो चाहे। अगर पीएम रिज़ाइन करता है तो पूरा का पूरा कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। ये ऑफिशियल नेम होता है एक जिसमें सारे मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं, है ना। इसमें लगभग 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग रैंक्स के, है ना। और ये सारे मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, और जो इंडिपेंडेंट इंचार्ज होते हैं स्टेट के वो मिनिस्टर्स भी होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, या फिर पार्टीज़ जो इंचार्ज है सभी मिनिस्टर्स का। ये एक्चुअली पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। करेंटली आज के समय पर 24 मिनिस्टर्स हैं, 9 मिनिस्टर्स जो है इंडिपेंडेंट इंचार्ज हैं, और 23 मिनिस्टर्स जो हैं स्टेट के मिनिस्टर्स हैं। जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं ये ही कैबिनेट के मिनिस्टर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। दे आर असिस्टेड बाय मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट चार्ज और स्टेट के मिनिस्टर्स के द्वारा असिस्ट भी उनको ये दोनों मिनिस्टर्स असिस्ट करते हैं। फिर है मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होते हैं? ये यूजुअली स्मॉलर मिनिस्ट्रीज़ को के इंचार्ज होते हैं और कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तब जब इनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है। फिर है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स से जुड़े होते हैं और उन्हें असिस्ट भी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, है ना। प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी पावर्स के बारे में, उनकी अपॉइंटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रेसिडेंट है वो देश का हेड होता है और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग वो नॉमिनल हेड है कंट्री का, और उसके पास पावर्स भी काफ़ी कम होती हैं। इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? इन्हें इनडायरेक्टली चुना जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। ये जो सिस्टम है इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रखा जाता है जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को माध्यम बनाया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन कंसिस्ट होते हैं? पहला, जो दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, इन दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर होते हैं इस इलेक्टोरल कॉलेज में। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इसमें, और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स जिन्हें चुना जाता है यूनियन टेरिटरीज से, दिल्ली और पुडुचेरी के, वो भी मेंबर्स इसमें होते हैं। A candidate standing for presidential election has to get a majority of votes to win the election। तो जिस भी वही व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए चुना जाता है जिन्हें इस इलेक्टोरल कॉलेज से मेजॉरिटी में वोट मिलता है। अब क्या पावर्स हैं प्रेसिडेंट की? जितने भी लॉज और मेजर पॉलिसीज़ होती हैं, डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही इशू किए जाते हैं। सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर बनाई जाती हैं। वो आर्मी का सुप्रीम कमांडर होता है और समन जारी करना और दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को लीड करना, ये पावर भी प्रेसिडेंट को मिली होती है। प्रेसिडेंट जो है उसके पास पार्डन ग्रांट करने का पावर होता है, रिप्रीव्स का रिस्पाइट ऑफ और रिमिनिशन ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। किसी व्यक्ति को अगर
मृत्युदंड मिला है या उम्र कैद की सज़ा मिली है तो उसको माफ़ करने का अधिकार भी प्रेसिडेंट के पास होता है। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अधिकार प्रेसिडेंट को होता है और वो बिल्स को असेंट देता है। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं जैसे कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड डिप्लोमेटिक इनवॉइस और डिप्लोमेटिक एम्बेसडर्स, ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं प्रेसिडेंट ही करते हैं। फिर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेटर के लिए। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसमें प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। फिर है द जुडिशरी। अब हम जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेपरेशन ऑफ फंक्शंस and powers between the three branches of government, the legislature, the executive and the judiciary. Three branches check on each other's power, है ना। डेमोक्रेसी जो है पावर्स और फंक्शंस के सेपरेशन पर बेस्ड है ना। ये जो थ्री ब्रांचेस हैं इन लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों में ये पावर्स बटे हुए हैं, इनके फंक्शंस बटे हुए होते हैं और ये तीनों ब्रांचेस एक दूसरे पर कंट्रोल, एक दूसरे की पावर को कंट्रोल करने का अधिकार रखते हैं। जुडिशरी जो है थर्ड ब्रांच है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम का। जुडिशरी जो है लॉज को इंटरप्रेट करती है, डिस्प्यूट्स को डिसाइड करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करती है देश के नाम पर, है ना। जुडिशियल अथॉरिटी जो है उसमें कोर्ट्स का सिस्टम होता है और साथ ही जजेस और जो मजिस्ट्रेट होते हैं जो इन कोर्ट्स में बैठे होते हैं, उस ये सब जुडिशरी में ही समाहित होता है। जुडिशरी इज टास्क्ड विद इंश्योरिंग इक्वल जस्टिस अंडर द लॉ। जुडिशरी जो है इंश्योर करता है कि सबको बराबर न्याय मिले, कानून के अंतर्गत न्याय मिले सबको। द ब्रांच मस्ट बी स्ट्रिक्टली इंडिपेंडेंट, impartial and non-political as the principle of the separation and balance of powers commands, है ना। तो जो ब्रांच है ये जुडिशियरी की वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इम्पार्शल होनी चाहिए और उस पर किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ताकि जो पावर्स हैं कमांड करने की उसकी, वो उसमें बैलेंस बना रहे। ठीक है। देन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनका कंसल्टेशन भी लिया जाता है। जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें वो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं वो नए जजेस को सेलेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट्स के लिए, है ना। अ जज कैन बी इम्पीच्ड फ्रॉम हिज ऑफिस वंस एन impeachment motion is brought in either house of parliament and passed by special majority। किसी भी जज को उसके ऑफिस से तभी हटाया जा सकता है जब उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का मोशन लाया जाए दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, है ना। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के स्पेशल मेजॉरिटी से ही जो है जज को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, अदरवाइज उसको बिना उसकी टेन्योर के पहले नहीं हटाया जा सकता। पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या पावर्स मिले हुए हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं पहले। सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करती है। और सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी कहा जाता है और फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन भी माना जाता है, कहा जाता है। और इट कैन डिक्लेयर एनी लॉ ऑफ लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव इनवैलिड, है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर होती है कि वो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के बनाए हुए लॉज को इनवैलिड करार दे सकती है।
कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक अप्रोच कर सकता है अपने राइट्स के लिए। अगर उसके राइट्स वायलेट होते हैं तो वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब एक लीगल एक्शन है जो कोर्ट ऑफ लॉ में इनिशिएट किया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट को एनफोर्स करने के लिए या फिर जनरल इंटरेस्ट को एनफोर्स करने के लिए, जिसमें पब्लिक या फिर किसी कम्युनिटी की जो क्लास होती है, कोई वर्ग होता है किसी समुदाय का, उसका अगर उसका हित आहत होता है तो उसको उसके लीगल राइट्स या फिर जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं अफेक्ट होती हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्टिव होता है। इसमें जो कोर्ट है इसमें इंटरवेन करती है गवर्नमेंट की को उसके पावर्स के मिसयूज़ के लिए, और डिसीजन मेकिंग का जो उन्हें पावर मिला हुआ है उसके मिसयूज़ पर कंट्रोल करती है। और जो भी माल प्रैक्टिसेस होते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स का कोई पार्ट, अगर पब्लिक ऑफिसर है उसका कोई हिस्सा ऐसा है जो दुरुपयोग कर रहा है अपने पावर्स का, तो उस पर कंट्रोल करना, उसको चेक करना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो है अधिकार होता है और उसका एक मेजर फंक्शन होता है। ओके, सो दिस चैप्टर इज completed here. Here are the terms. Read and write these terms. These are very important for your examinations, and read the whole chapter very nicely, and after that listen it very carefully. So this chapter is completed. Now I will provide you the book exercise and question answer. Till then, goodbye, take care.